सर, कश्मीर घाटी में जितने भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उन सब का सर्वे किया जा रहा है। कौन काम करता है, फंडिंग कहां से आती है, सारा खाका तैयार हो रहा है। गृह मंत्रालय का आदेश है और 26 जनवरी बिल्कुल सिर पर है। इस वक्त इस तरह के सर्वे का क्या मतलब लगता है आपको? अंजू जी, ये कोई नई चीज नहीं है। ये हमेशा से होती आई रही है। और हर पर्व के पहले, क्या 15 अगस्त, क्या 26 जनवरी, क्या ईद, क्या बकरीद और क्या कोई त्योहार, होली, दिवाली, हर त्योहार के पहले ये कुछ सावधानियां बरती जाती हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड रूप से इस बार गृह मंत्रालय ने इसको किया है और शुरुआत विशेष बल कश्मीर पे दिया है। विशेष बल कश्मीर पे क्यों दिया? क्योंकि इसके पहले कश्मीर की तरफ कोई देखता भी नहीं था। और कश्मीर छोड़ दीजिए, उसके बाद मस्जिदों की तरफ तो कोई अगर रास्ता ही काट जाएगा, तो कहता था कौन बवाले जान मोल ले। लेकिन आपको अगर मालूम हो कि कितने ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं कि मस्जिदों से ही ये चरमपंथियों की शुरुआत के तार जुड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसे किसी के मन में कोई संशय न हो, आप मस्जिदों पे उंगली कैसे उठा रहे हैं? अरे भाई, जिसकी अम्मा जहां बैठी है तो वहां उंगली नहीं उठा तो किसके ऊपर उठाएं? और उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो शुरुआत हुई है, तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि तुम मंदिरों की क्यों नहीं कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं मंदिरों की नहीं कर रहे हैं? सबकी करेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चेस, सबकी तलाशी होगी और सबकी लेखा जोखा डेटाबेस बनेगा। कोई अपने को ये ना समझे, लाउड स्पीकर जब उतरते हैं तो सारी जगह से उतरते हैं, मस्जिद से भी, मंदिर से भी, चर्च से भी। इसी तरीके की जो सर्वे आ रहा है, क्योंकि चरमपंथी घटनाएं कश्मीर में फिलहाल सब मस्जिदों से ही निकल करके आ रही हैं। कोई वो नहीं, मस्जिद एक इबादत गृह है, पूजा का स्थल है, और उसके बारे में कोई अनावश्यक रूप से कोई इस तरीके की तलाशी क्यों करेगा? लेकिन अब जब तलाशी है तो इसके पहले जो डेटाबेस बन रहा है, क्योंकि जो लेखा जोखा आया है कि आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, इसका वर्गीकरण होगा। आपके मुतवल्ली कौन है, आपके पेशे इमाम कौन है, आपके मुअज्जिन कौन है, आपकी प्रबंधक समिति कौन है, कितनी बार आप विदेश गए हैं और किसकी दान दक्षिणा पे आप गए हैं विदेश, विदेश की मेहमान नवाजी किससे की, विदेश से पैसा कितना लाए, जब आप गए थे तो कितने पैसे लेके गए थे। ये तमाम चीजों का लेखा जोखा ये बना जाएगा। अच्छा, बात अंजू जी यही खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है कि आपका आपराधिक इतिहास क्या है। क्योंकि कहीं पर कोई जाता है तो क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाती है। अमेरिका जहां, वहां पर भी जो है वो डेटाबेस से निकाल लेते हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। अमेरिका तो दूसरा देश है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो न सिर्फ आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल देंगे, बल्कि आपकी सोशल मीडिया प्रेफरेंसेस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया हैबिट्स, इसके ऊपर भी जांच करते हैं। और अगर कहीं आपने एंटी अमेरिकन कहीं कुछ सेंटिमेंट दिखाया या मानवाधिकार के हनन की कोई बात आई, कोई क्रिमिनल केस ना हो, तो भी आपको वीजा डिनाई कर दिया जाएगा। ये तो अमेरिका करता है, तो हम अगर अपनी हिफाजत के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन एनसी के नेताओं ने कहा कि साहब तो मंदिरों पे भी होना चाहिए, केवल मस्जिदों पे क्यों नहीं? अरे जब चरमपंथी 99% मस्जिदों से ही आएंगे, तो 99% तलाशी कार्रवाई पूछताछ तो वही की जाएगी जहां से गोलियां चल रही हैं, जहां से आक्रमण हो रहे हैं, जहां से इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। और इसके बारे में बात अगर आगे हम बढ़ाएं, तो ये सिर्फ डेटाबेस तैयार किया गया। उनकी मौजूदगी, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके माली हालात, उनकी जरिया आमदनी, ये डेटाबेस दरअसल बन जाना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन चलिए, आज अगर भारत सरकार ने कहा कि इसको होना है, हर साल होता है, पूरे देश में होता है, लेकिन अगर कश्मीर के ऊपर विशेष बल दे करके कि जो पहले जो चूक हुई थी उसको कम से कम अब आज की तारीख में अगर उसके ऊपर नियंत्रण करते हुए कार्रवाई की जाए, तो ये संतोष का विषय, ये होना चाहिए था। आप अगर इस बात को याद करें कि शोपिया की कई मस्जिदों से अल फलाह यूनिवर्सिटी के चरमपंथियों की, वहां के डॉक्टरों की जो एक तरीके से तरबियत और उनकी ट्रेनिंग और उनकी ब्रेन वॉशिंग, जी, जो ब्रेन वॉशिंग की गई थी, तो वहां की एक मौलवी ने ही किया था। और अगर मौलवी ने किया था तो देश को और सुरक्षा एजेंसी को जानने का हक है कि ये मौलवी साहब कहां से ये लेकर के आए थे पैसे वैसे। और अभी तो हम आगे जब बात करेंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से मस्जिद, मदरसा, चरमपंथी गतिविधियां का ताना बाना किस तरीके से आपस में कुछ जुड़ा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। सब नहीं, लेकिन जो भी ताना बाना, जिसको तथाकथित व्हाइट कॉलर क्राइम हम आज कह रहे हैं, ये व्हाइट कॉलर क्राइम पूरी तरीके से इन सब चीजों में सना हुआ है कि ये देखना मुश्किल, जैसे कि आटे में आप बाजरा, गेहूं
और बेसन मिला दें तो पता नहीं लगता कि बेसन कहाँ खत्म हुआ और गेहूं कहाँ शुरू हुआ और बाजरा कहाँ शुरू हुआ और गेहूं कहाँ आ गया। तो इसी तरीके से ताना बाना ऐसा मिल गया है। अब बांग्लादेशी विस्थापितों को आप ले लीजिए, अगर बांग्लादेशी नाजायज है और रोहिंग्या है, कहीं ना कहीं ताना बाना आपको मिल जाएगा और जाकर के आपको कश्मीर में बसा देंगे। सर, लेकिन अब ये जो कार्रवाई हो रही है मस्जिदों पर, और सबसे अहम बात यह है कि पहली बार शायद ये पूछा जा रहा है कि आप विचारधारा कौन सी है, सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, बहालवी है, पहली बार शायद पूछा जा रहा है। और दूसरा, क्या इनका सीधा सीधा कनेक्शन ये जो केजीएमयू में धर्मांतरण रैकेट चल रहा है, फिर वो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्टर थे सर, वो जो आत्मघाती हमले में शामिल था डॉक्टर उमर नबी, वो भी तो शिया से था, वो भी उसी का भी वहां की मस्जिद से ताल्लुक था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर उमर का भी था। और इस तरह से पूछा, देखिए जांच वाच हमने भी की है, तलाशियां हमने भी ली हैं, लेकिन ये पहली बार इतनी गहराई में जाकर कि आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, क्या है, ये पहली बार हो रहा है। और ये संतोष का विषय है, क्योंकि जहां से जैसी होगी आपकी तरबियत, जैसी होगी आपकी ट्रेनिंग, वैसे ही आपके पुष्प खिलेंगे। अब अगर आपने वहां पे धतूरे का बीज बोया तो धतूरा ही उगेगा, वहां कमल तो उगेगा नहीं। इसी तरीके से अगर आपने वहां नागफनी बोया है तो नागफनी निकलेगी, वहां पर गुलाब थोड़ी निकलेगा। तो ये चीज देखना जरूरी है कि कौन से किस तरह की तरबियतें इनकी हैं, किस तरीके के संदिग्ध लोग हैं, किस तरह के। अच्छा, उसमें राशन कार्ड को भी लिंक किया, तमाम और फैक्टर्स को भी लिंक किया गया है। सर, एटीएम भी है, आधार कार्ड भी है और राशन कार्ड भी, इन सब की भी जांच पड़ताल हो रही कि कहां से बने, कैसे बनाए गए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो सर ये फर्जी होते हैं। नहीं, फर्जी भी होते हैं। दूसरा, जिसको कहते हैं पुलिस की भाषा में नंबरी वस्तु, जितनी भी नंबरी वस्तु होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, इस तरीके की चीजों का एक डेटाबेस बन जाता है। तो नंबरी चीजों से भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शिनाख्त पुख्ता हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन इज फूल प्रूफ। तो इसलिए ये जरूरी है कि जितने भी ये नंबरी चीजें हैं, एटीएम कार्ड हुए, डेबिट कार्ड हुए, क्रेडिट कार्ड हुए, बैंक खाते हुए, अगर कोई बंदूक और पिस्तौल का लाइसेंस है तो उसका भी लेखा जोखा पूरा हो जाना चाहिए। तो एक दफा डेटाबेस तैयार हो जाता है तो एक तो जब कभी वारदात करेंगे तो भागने के रास्ते कम हो जाते हैं, जब कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होगा पकड़ जाएंगे। ये तमाम चीजें इसलिए आनी चाहिए। फॉरेन ट्रैवल के बारे में, फॉरेन ट्रैवल में मालूम पड़ा कि आपके अगर दो पासपोर्ट हैं तो कितनी बार गए, कैसे गए, हर चीज का लेखा जोखा हो जाएगा। ये चीज अंजू जी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हुई, ये संतोष का विषय। और पहले चूंकि हमने थोड़ी ढिलाई बरती, थोड़ी उदारता दिखाई, तो ये जो इनका पॉइजन था, जो जहर था, जो टॉक्सिसिटी थी और जो चरमपंथी गतिविधियां थी, उसका आपने परिणाम अल फलाह में देखा। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि एक चरमपंथी था जिसका नाम है मिर्जा शादाब बेग। ये वो शाती चरमपंथी है जो कि गोरखपुर ब्लास्ट 2007 में, जयपुर ब्लास्ट 2008 में और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में वांटेड था। लेकिन अगर अल फलाह के बारे में जिसने, जहां से इसने ये बीटेक इंजीनियरिंग किया था, मिर्जा शादाब बेग, अगर इसकी पहले ही थोड़ी चेकिंग हो जाती, पूछताछ हो जाती, रोक टोक हो जाती, तो ये ब्लास्ट शायद रुक जाते। लेकिन शायद हमने वो सख्ती नहीं की जो हम कर सकते थे, क्योंकि जिस जमाने की ये बात है, जब ये पढ़ते थे, जब ये ब्लास्ट हुए थे, तो एक उदार और उदारवादी, अरे जब 26/11 में हमने सोचा कि शायद इसका लाभ किसी एक राजनीतिक दल को मिल जाएगा, इसलिए पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया। जब हमने वहां पे भगवा आतंकवाद की शक्ल दे दी, तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात थी। अगर इसकी तरफ पीठ कर ली हमने, मिर्जा शादाब बेग को फलने फूलने दिया, और इसको कहते तो सपोला, जब हमने 1000 अजगर बंबई में पलने दिए और उनको डसने दिया मुंबई को, तो मैं समझता हूं कि फिर ये मिर्जा शादाब बेग के बारे में तो हम अब क्या ही कहा जाए।